नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। हरियाणा के नूह जिले में अपने फर्ज और जिम्मेदारी को अंजाम देने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को एक डंपर से कुचलकर मार डाला गया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की गलती ये रही कि वो अवैध खनन रोकने के लिए गए थे। सुरेंद्र सिंह ने अवैध खनन वाली जगह पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की और उसी दौरान खनन यानी कि माइनिंग माफिया ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल डाला। पुलिस इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमेशा की तरह राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। इस बीच इक्कर नाम के एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। भाई तो मेरे सारे और भी रहते हैं मेरे भाई तो, पर मेरे इनसे बहुत ज्यादा था, इनसे और कभी मैंने कुछ भी कहा, कोई करा मेरे का बात मोड़ी नहीं कभी भी। सुबह ही बात है 8 बजे आते वहां से, जब भी आते ना आते नहा धो के चाहे सबसे पहले वहां जाना था। सर आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए, कब आएंगे? नहीं बोला नहीं, सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी। बाकी ऐसे को आने जाने भी, पीछे पोते बीमार थे जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की। अगले वीक देखूंगा, क्या पता भगवान को क्या मंजूर है। और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद ये घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। और नीट मेडिकल परीक्षा में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, एक स्कैम सामने आया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मेडिकल की एक सीट 20-20 लाख रुपयों में बेची गई और इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है जो 4 राज्यों में फैला हुआ था, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक इन 8 लोगों में 6 लोग दिल्ली से पकड़े गए, जिसमें मास्टरमाइंड सुशील रंजन शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी 4 से 5 लाख रुपए उन लोगों को देते थे जो उम्मीदवार बनके परीक्षा भवन में बैठकर प्रश्न पत्र हल करते थे। बाकी के 15 लाख रुपए बिचौलिए आपस में बांटते थे। नीट एग्जाम को लेकर एक जो स्कैम है वो सीबीआई के सामने आया है। सीबीआई ने फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने 11 लोगों को एफआईआर में नामजद रखा है। सीबीआई का कहना है कि ये एक स्कैम है जो इंटरस्टेट लिंकेजेस जो हैं इसके सामने आए हैं। इसके लिंकेजेस दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सिंपल था। ये जो लोग थे बच्चों की जगह खुद जाकर एग्जाम देने बैठते थे और उन्हें श्योर करते थे कि उनको नीट एग्जाम में सीट मिलेगी। इन्हें सॉल्वर के नाम से सीबीआई कह रही है। सीबीआई का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन स्पॉट, ऑन द सीन ऑफ क्राइम, उन्होंने इस तरह के जो सॉल्वर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 6 सॉल्वर्स हैं, 1 मिडिलमैन है और एक जो है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड का जो नाम है सुशील रंजन, वो खुद भी एक डॉक्टर है। उसने सफदरजंग अस्पताल से पढ़ाई की थी और अभी फिलहाल एम्स के पीछे जो गौतम नगर है वो वहां पर रह रहा था। सीबीआई
कहना है कि ये हालांकि ट्रैप केस है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ये सामने आया है कि जो भी बच्चा नीट एग्जाम में पास होना चाहता था वो करीब 15 से 20 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करता था एक सीट के लिए। यानी जो मुन्ना भाई MBBS में हमने देखा वही जो है वो सच में इस रैकेट में जो है वो सीबीआई का कहना है वो सामने आ रहा है। और 4 से 5 लाख रुपया जो है वो उस सॉल्वर या फिर उस डॉक्टर को देता था जो उस बच्चे की जगह पर बैठता था। मोडस ऑपरेंडी में ये लोग यूजर आईडी के जरिए उस बच्चे का या उस नौजवान का एडमिट कार्ड को एक्सेस करते थे, उसकी फोटो को मॉर्फ करते थे और खुद एक एडमिट कार्ड बना लेते थे। ये जो नीट का एग्जाम है ये 17 जुलाई को होना था जब सीबीआई की टीम ने दबिश मारी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। आने वाले दिनों में सीबीआई का ये दावा है कि कुछ और लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार किए जा सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्वनी मेहरा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब वो खबर जो अब तक हल नहीं हुई है और इस पे नूपुर शर्मा को लेकर तमाम तरह के विवाद रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसके मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आज बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी मामले में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर 3 हफ्ते पहले कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बार नूपुर शर्मा पर कुछ नरम दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नूपुर को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नूपुर के खिलाफ किसी भी मामले में कठोर कार्रवाई नहीं होगी, उनको गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रहेगा। अगर इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होती है तो भी ये संरक्षण बरकरार रहेगा। सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से आए एक शख्स का हवाला दिया और तमाम वीडियोस के बारे में भी कोर्ट को बताया। मनिंदर सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मामलों में भी ऐसी राहत दी है। दिल्ली में पहली FIR दर्ज हुई, फिर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में FIR हुई। इन 9 FIR को रद्द किया जाए, दिल्ली की FIR में जांच आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर से जान को खतरे की घटनाओं पर हलफनामा मांगा है और दिल्ली में मामला चलाने की अर्जी पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से 10 अगस्त तक जवाब मांगा है। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश के हर नागरिक की तरह नूपुर को भी कानूनी उपचार लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या नूपुर की तरह देश के हर नागरिक को ऐसा मौका मिल पाता है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। लखनऊ पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि लुलु मॉल को लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 11 आरोपियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। चारों युवक लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले हैं। बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को CCTV फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं हर रोज कोई नया संगठन या धर्मगुरु मॉल के अंदर जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करके मामला फिर बढ़ा देता है। मंगलवार को अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के बयान देना पड़ा। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है
उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है एक मुसलमान, तो यह अफवाह फैला दी गई कि लुलु मॉल में काम करने वाले 80% कर्मचारी मुसलमान हैं। सोचिए कि जिसने देश का सबसे बड़ा मॉल बनाया लखनऊ में, उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज देकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं गलत है, यहाँ 80% मुसलमान नहीं 80% से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, बड़ा मॉल बना है उसकी बात होनी चाहिए, वहां पर चर्चा है वो हिंदू मुसलमान से जुड़े विवाद को लेकर के होती रहती है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में, दिल्ली में मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो लुलु मॉल को लेकर इतना विवाद हुआ कि अब ये मॉल जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर जाना जा रहा है, न तो इसके लिए कि ये मॉल क्या है कैसा है। अगली खबर अग्निपथ योजना की। इस अग्निपथ स्कीम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि कई दलों ने ये सवाल उठाया है कि अग्निपथ के लिए जो उम्मीदवार हैं या जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें उनकी जाति का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है या जाति क्यों पूछी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना में धर्म और जाति का प्रमाण पत्र पहले से मांगा जाता रहा है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सरकार अग्निवीरों की जाति क्यों जानना चाहती है, ये सवाल कई पिछड़े नेता पूछ रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अग्निपथ को लेकर जारी संशय पर सवाल पूछ रहे हैं। सेना की बहाली में कभी से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब, आखिर इसका उपयोग क्या है? क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण, तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद में। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया है। विवाद बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी कि सेना में व्यवस्था पहले से ही है। अग्निपथ के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। लेकिन सरकार के इस जवाब से पार्टियां संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट कर रहे तेजस्वी यादव ने नया अंदेशा खड़ा कर दिया कि कहीं ये मामला जाति धर्म देखकर 75% लोगों की छटनी का तो नहीं है। आप जैसी पार्टियां भी संतुष्ट नहीं है। जब आप 75% छटनी का नियम लेके आ रहे हैं, तो अब जाति पूछने का एक मकसद हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार जाति पूछ के छटनी की योजना बनाएगी, जाति जानकर छटनी करेगी? दरअसल ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि जब सेना में आरक्षण नहीं है तो उम्मीदवारों की जाति क्यों पूछी जा रही है। अग्निपथ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सियासत तक ही नहीं सीमित है, अदालत तक जा चुका है और यह बात सेना के सेहत के लिए अच्छी नहीं। इसलिए जरूरी है कि इस पर जल्द से जल्द लोगों की शंकाएं दूर हो। आखिर इस देश में सेना की एक अलग साख है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नव नियुक्त राज्यसभा सांसद महुआ मांझी आदिवासी क्षेत्र की नुमाइंदगी करती हैं, हिंदी की मशहूर लेखिका हैं और झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ हैं झारखंड से नवनिर्वाचित राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी। आप लेखन फील्ड से जुड़ी रही हैं, मशहूर लेखिका रही है। लेखन से राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? देखिए, लेखक के तौर पर मैं जब फील्ड में जाती रही और लोगों की दुर्दशा देखती रही, खासतौर पर महिलाओं की समस्याओं को देखती रही, तो मुझे ऐसा लगा कि अवसर मिलने पर उनके लिए काम जरूर करना चाहिए। सिर्फ लिख कर करने से उनकी जो आंखों से जो एक मुझे लगता है उम्मीद झलकती है जब हम उनके पास जाते हैं रिसर्च के लिए, तो उसे पूरा करना चाहिए। तो उसी दौरान मुझे झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर रहकर काम करने का अवसर मिला।
फिर अपनी पार्टी में महिला विंग की मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट रही, तो उसके प्लेटफॉर्म से भी मैंने बहुत सारे प्रखंडों में, पंचायतों में और जिलों में मैंने काम किया। और अब राजनीति में मैं चुनाव भी लड़ी हूँ, अब राज्यसभा आई हूँ, तो इस तरह से अनायास ही मेरा आना हो गया और मुझे अपनी पार्टी ने मौका दिया बार बार, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कुछ करने का अवसर दिया गया। संसद में क्या क्या मुद्दा उठाएंगे आप, खास तौर से आदिवासी, महिला और कुछ खास? जी, आदिवासियों के बारे में तो उठाएंगे ही, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। और उसके साथ साथ बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों का भविष्य कई बार नक्सलवाद के कारण, आपराधिक गतिविधियों के कारण भी उनका भविष्य नष्ट हो जाता है, तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है। फिर दुर्गम इलाकों में आवाजाही बहुत मुश्किल है उनके लिए, उस तरह की सड़कें नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, या ट्रेन्स की कमी है, लोकल ट्रेन्स वगैरह की। अगर उस तरह से हो जाए, मेट्रोज़ की तर्ज पे वहाँ पर शहरों से लोग गाँव में जा सके, गाँव से लोग शहर में आ सके आसानी से, तो निश्चित रूप से वहाँ का विकास होगा। एक अंतिम सवाल की रांची से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर की चुनौती को आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, दिल्ली में एक लेखिका के रूप में तो आती रही हूँ, या महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए भी नेशनल वुमेन कमीशन के कार्यक्रम में आई हूँ। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग कानून जो बनेगा देश में, वो गरीबों, वंचितों के लिए, उनके हक में बने, आदिवासियों के हित में बने, इसका मुझे ध्यान रखना है। मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी और झारखंड के लोगों की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाऊँगी, ताकि राष्ट्रीय फलक पर वो चीज़ें लोग समझ पाएँ। क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल तक देखी हूँ समस्याओं को, तो मुझे पता है कि कौन सी दवा दी जाए ताकि बीमारी सिर्फ ठीक ना हो बल्कि जड़ों से वो दूर हो जाए। ये थी महुआ माझी, जिनका ये कहना है कि संसद में अब महिलाओं का मुद्दा उठाएंगी, झारखंड के बच्चों का मुद्दा उठाएंगी। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मनाली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि इससे काफ़ी नुकसान होने की खबर आई है। और ये तस्वीरें जो हैं वो मनाली की हैं। ये यहाँ पे जो लगातार हो रही बारिश से परेशानी है, कहीं सड़क टूटी है, कहीं सड़कों पे पानी है, ये दिखा रही है कि हालत जो है वहाँ पे कितनी ख़राब है। और बारिश जो है वो लगातार हो रही है और इस वजह से जो हाईवे है चंडीगढ़ मनाली लेह का नेशनल हाईवे, उस पर भी आना जाना बंद किया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की मनाली में ये हाल है और यहाँ पर किन्नौर में भी कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है।